नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एसएलई के बारे में। एसएलई जो है वो है हमारा सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस है। ओके, ये एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है। तो फ्रेंड्स, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ में क्या क्या आता है? तो कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ पहले तो ये जान लो कि ये पहले तो एक मल्टी सिस्टमिक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होता है। जितने भी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ होते हैं वो मल्टी सिस्टमिक है। मल्टी सिस्टमिक है इसका मतलब क्या? क्रोनिक हो गया। ठीक है, क्रोनिक मल्टी सिस्टमिक होगा। इसमें बहुत सारे ऑटो इम्यून ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगे। ओके, ऑटो एंटीबॉडीज़ जो होगा वो इन्फ्लेमेशन कराएगा। ओके, तो ये सारे जो होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के अंदर मोस्ट कॉमन जो है वो हमारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था क्या कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, मल्टी सिस्टमिक है और एंटीबॉडीज़ बन रहे थे, ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रहे थे। ओके, सेकंड जो था वो हमारा जॉगरन सिंड्रोम था और तीसरा है हमारा एसएलई जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इसके अलावा जो होगा वो एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होगा। ओके, IgG4 हो सकता है, स्क्लेरोडर्मा हो सकता है और कुछ मसल इन्फ्लेमेटरी मसल डिजीज़ हो सकते हैं जैसे कि पॉलीमायोसाइटिस, डर्मेटोसाइटिस, ये सब हो सकता है और ओवरलैप सिंड्रोम। तो ये सारे जो होते हैं ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के अंदर आता है। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एसएलई के बारे में जो है हमारा सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। ये भी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के बारे में के अंदर आता है। इसके बारे में हम लोग ये जान लेते हैं क्या कि ये बहुत ही ख़राब डिजीज़ है, इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही बैड है। ओके, ये क्यों? बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। ओके, जिसका रीज़न अभी तक हम लोग को अननोन है। ओके, और ये बहुत केसेस में अनडिटेक्टेड ही रह जाता है। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ल्ड ल्यूपस डे, ये कब है? ये है हमारा 10th में। ओके, ये सभी आप लोग जानते हो कि वर्ल्ड ल्यूपस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि अवेयरनेस एसएलई के लिए किया जा सके। ओके, और इसका जो सिंबल होता है एक बटरफ्लाई होता है। एक इंसान जो है वो अपने हाथ पे बटरफ्लाई को रखे हुए है, ये इसका सिंबल है। मतलब ये वो बताता है क्या कि ये जैसा ये दिखता है एसएलई, ओके, एक्चुअल में वैसा है नहीं। एवरीथिंग मतलब मे बी ब्यूटीफुल, मे लुक ब्यूटीफुल बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। ओके, तो एसएलई आपको दिखेगा, किसी को जल्दी एसएलई होती नहीं है। ओके, और अगर किसी का डिटेक्ट हो गया एसएलई, क्योंकि एसएलई बहुत सारे फैक्टर्स, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, ओके, और उसको बहुत सारी बीमारी है, आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हो, ओके, तब आप लोग एट दी एंड अगर आप उसका एंटीबॉडी टेस्ट कराओगे, एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव निकला, तब आप एट दी एंड एसएलई तक पहुंचते हो। ओके, तो ये अवेयरनेस है, लोगों को बहुत सारा चीज़ों के बारे में अभी तक मालूम नहीं है, तो ये अवेयरनेस है एसएलई के लिए। ओके, और एसएलई हम लोग जानते हैं क्या कि ये एक रिमेटोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में हम जानते हैं क्या कि ये एक रिमेटोलॉजिकल डिजीज़ है। तो रिमेटोलॉजिकल डिजीज़ में मोस्टली जो मेल इज़ टू फीमेल का जो रेशियो होता है उसमें फीमेल का प्रीडोमिनेंसी होता है। यहाँ पे भी हम लोग को 9:1 फीमेल और 1:2 मेल का रेशियो देखने को मिला है। ओके, और अगर ये बात याद रखना फ्रेंड्स कि अगर किसी फीमेल को हो रहा है तो फीमेल को रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ही देखने को मिलेगा। ओके, और जो मेल है, मेल को कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर मेल के केस में हो गया तो वो फीमेल से भी ज़्यादा बैड प्रोग्नोसिस होता है। फीमेल में थोड़ा सा ठीक हो सकता है, मतलब थोड़ा सा कुछ लाइफ सेविंग नहीं तो कुछ सिम्टोमेटिक हम लोग ट्रीटमेंट इसमें कर सकते हैं। ओके, पर मेल के केस में फीमेल से भी ज़्यादा प्रोग्नोसिस ख़राब होती है। ओके, और अगर ये चाइल्डहुड में अगर ये प्रेजेंट किया, अगर किसी बच्चे में अगर ये हो गया तो उस केस में हमेशा रेनल इन्वॉल्वमेंट होगा। चाइल्डहुड अगर बच्चा को ये प्रेजेंट करेगा तो 100% केस में रेनल इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। ओके, तो इस कंडीशन को हम लोग ल्यूपस नेफ्राइटिस कहते हैं। मतलब एसएलई के वजह से रेनल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो ल्यूपस, और नेफ्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन्स, किडनीज। ओके, तो ये हमारा चाइल्डहुड में दिया जाता है। ये क्वेश्चन आता है ल्यूपस नेफ्राइटिस होता है क्या एमसीक्यू में भी, तो याद रखना कि चाइल्डहुड अगर कोई बच्चा है, बच्चा में अगर एसएलई हो गया है तो उसका 100% रेनल इन्वॉल्वमेंट होगा, उस कंडीशन को ल्यूपस नेफ्राइटिस कहते हैं। ओके, अब देखो 9:1 जो है फीमेल इज टू मेल का जो रेशियो है ये बहुत सारे रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ में दिखने को मिलता है। तो वो कौन कौन से डिजीज़ हो गए? तो पहला तो एसएलई, जॉगरन में भी हम लोगों ने देखा था, टकासियो अर्थराइटिस के केस में दिखता है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के केस में देखने को मिलता है, क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम में भी देखने को मिलता है। तो अब याद रखना ये भी क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू रहेगा। एमसीक्यू में रह सकता है कि 9:1 जो है वो किस किस में नहीं होता है। ओके, कुछ इसमें से ऑप्शन रहेगा, एक किसी कुछ और दे देगा, तो आपको ये याद रहना है 9:1 किस किस रिमेटोलॉजिकल कंडीशन, ज़रूरी नहीं कि रिमेटोलॉजिकल हो, ठीक है, ये तीनों तो रिमेटोलॉजिकल कंडीशन है। ओके, इसके अलावा किसी किस्म में भी हो सकता है। ओके,
अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर्स है क्या क्या? तो देखो मोस्टली जो ये जो डिज़ीज़ होता है ना, वो मोस्टली हमारा जेनेटिक एसोसिएशन इसका होता है। ओके, जेनेटिक जो होता है ये मोस्ट कॉमन कॉज है, मतलब फैमिलियल हिस्ट्री बहुत ही यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे मिलता है। जैसे कि किसी की मदर को हो गया तो उसको हो गया, सिस्टर को हो सकता है, ये सारे चीज़ देखने को मिल सकता है। जेनेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो जेनेटिक में क्या हो सकता है? पहले तो कॉम्प्लीमेंट डिफिशिएंसी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट डिफिशिएंसी में कौन कौन सा हो सकता है? C1q हो सकता है, C2 हो सकता है और C4 हो सकता है। ओके, ये तीनों, और उसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारा C1q है। C1q के वजह से ही मोस्टली ये चीज़ होते हैं। C1q मोस्ट कॉमन है, फिर C2 है, फिर C4 है, ये इसका सीक्वेंस है। ओके, तो ये हो गया। और एक बात याद रखना, अगर अर्ली कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी होगा अर्ली स्टेजेस में तो वो SLE की तरफ जाएगा। ओके, और अगर लेट अगर कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी होगा तो वो निज़ेरिया, टॉक्सोप्लाज्मा के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट है क्या? कॉम्प्लीमेंट के बाद जो है वो है हमारा ट्रैक्स जीन म्यूटेशन। ओके, ट्रैक्स जीन में अगर म्यूटेशन हो गया तब भी SLE हो सकता है। ये जो याद रखना कि जो ट्रैक्स है वो क्रोमोसोम नंबर 3 पे लोकेटेड होता है। ओके, ट्रैक्स जीन है, याद रखना 3 ऐसे आप याद कर सकते हो। ओके, और साथ ही साथ HLA-DR B103 है। ओके, HLA-B102 है, ये है। और एक बात याद रखना, अगर HLA-DR3 है, ओके DR3 है, मतलब यहाँ पे DRB1 था। ओके, और यहाँ पे भी HLA ये DR होगा, यहाँ पे DR छूट गया। ओके, DRB102 है कि ये B1 है, यहाँ पे HLA-DR3 है, तो ये सब एक्यूट क्यूटेनियस ल्यूपस में जाएगा। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारा एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर। ओके, तो एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर में इसमें क्या चीज़ होता है? OCP। अगर कोई औरत है वो OCP ले रही है तो उसको ये हो सकता है। अब फ्रेंड्स, OCP तो बहुत सारे लोग लेते हैं, तो आप कहोगे क्या कि सबको SLE है? तो ऐसा नहीं है। अगर कोई औरत है जिसमें C1q जो हम लोगों ने देखा था, ओके, C1q जो कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर किसी औरत को रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की है, उसमें C1q का डेफिशिएंसी है और साथ ही साथ वो OCP ले रही है, तब ये पॉइंट करता है क्या कि उसको SLE हो सकता है। ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है SLE होने का। ओके, तो हम लोग भी आज के डेट में इतना कॉन्शियस है नहीं। अगर कोई भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल आती है तो हम लोग डायरेक्टली OCP दे देते हैं बिना उसका कॉम्प्लीमेंट टेस्ट करवाए C1q है या नहीं है। लेटर स्टेजेस में हम लोग को पता चलता है कि उसको SLE हो गया हो। ओके, तो ये इसलिए ये जो डिज़ीज़ है इसके बारे में ना हमें कुछ इतना पता है, ना ही पेशेंट को इतना पता है, अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को, तो ये डिज़ीज़ होने की प्रोबेबिलिटी होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। ओके, नेक्स्ट एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर में OCP हम लोगों ने देख लिया, HRT देख लिया। ओके, अल्ट्रावायलेट P रेज जो होता है उसके वजह से भी हो सकता है। एप्स्टीन बार वायरस, ओके, वायरल एसोसिएशन भी है यहाँ पे। ओके, उसके वजह से हो सकता है। स्मोकिंग के वजह से हो सकता है। विटामिन D डेफिशिएंसी के वजह से होता है। सिलिकोसिस के वजह से हो सकता है। ओके, तो ये सारे इसका एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। ओके, पैथोजेनेसिस में आपको ये याद रखना है, हम लोग देखेंगे पैथोजेनेसिस को डिटेल में, तो पहले आप ये याद रख लो इसका की फीचर्स क्या क्या है, स्टेप्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा है इम्यून डिसरेगुलेशन। इम्यून डिसरेगुलेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी। ओके, मतलब इसमें क्या चीज़ होता है ना कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के वजह से क्या होता है ना, इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ये तो आप जानते ही होगे। ओके, इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स होगा ना, ये जहाँ तहाँ डिपॉजिट होने लगेगा, कुछ कुछ साइड्स पे डिपॉजिट होने लग जाएगा। ओके, कोई फ्लूइड्स में ये डिपॉजिट हो सकता है, जैसे जॉइंट्स में साइनोवियम है। ओके, तो साइनोवियम में डिपॉजिट हो सकता है। ओके, तो वहाँ पे वो साइनोवाइटिस कॉज करेगा। ओके, अगर वो ग्लोमेरुलस में डिपॉजिट हो गया तो वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करेगा। ब्लड वेसल्स के में अगर ये डिपॉजिट हो गया है तो वेस्कुलाइटिस कॉज करेगा। तो ये मोस्टली जो हमारा इम्यून डिसरेगुलेशन है, मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाता है। अब ये होता क्यों है? ठीक है, पहले तो आप हमें समझ में आ गया क्या कि इम्यून कॉम्प्लेक्स के डिपॉजिशन की वजह से होता है। अब ये होता क्या है, तो इसमें क्या होता है ना, डिफेक्टिव क्लियरेंस ऑफ एपोप्टोटिक डेब्रिस होता है। अब फ्रेंड्स, कुछ कंडीशन आप लोगों ने पढ़ा होगा पैथोलॉजी में, एक होता है एपोप्टोसिस, एक होता है नेक्रोसिस। ओके, तो नेक्रोसिस में आप लोग सभी जानते हो क्या कि नेक्रोसिस
एपोप्टोसिस में जो टिश्यू का जो डेथ होता है तो उसके अगल बगल सेल्स को भी ये इन्वॉल्व करता है, मतलब अगल बगल वाले एरियाज़ में इन्फ्लेमेशन होगा। लेकिन जो एपोप्टोसिस होता है ये कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड होता है, आप लोग सभी जानते हो ये कॉम्प्लीमेंट से एपोप्टोसिस होता है। ओके, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से एपोप्टोसिस हो सकता है, जैसे BCL वगैरह है। ओके, तो एपोप्टोसिस अगर ये एक्टिवेट हो रहा है तो सराउंडिंग सेल्स को ये इन्वॉल्व नहीं करेगा, मतलब एक सेल का डेथ हो गया, अगल बगल सेल्स जैसे थे वैसे ही रहेंगे, एक एक सेल का इसमें डेथ होता है। लेकिन नेक्रोसिस में क्या होता है, अगल बगल के सारे सेल्स को ये इन्वॉल्व कर देता है, मतलब अगल बगल के सारे सेल्स का डेथ हो जाएगा, साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन भी होगा। ओके, अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था क्या कि कॉम्प्लीमेंट में डेफिशिएंसी हो जाती है, अर्ली कॉम्प्लीमेंट में डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से सेल ही होता है। तो यहाँ पे भी अगर अर्ली कॉम्प्लीमेंट में डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एपोप्टोसिस अच्छे से होगा नहीं। मतलब क्या कि जब एपोप्टोसिस होने वाला होता है तो सेल तो डेथ होंगे ही, ओके, पर यहाँ पे डेब्रिस का फॉर्मेशन हो जाता है। नॉर्मल केस में एपोप्टोसिस केसेस में क्या होता है, डेब्रिस का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से क्या होता है ना, अगल बगल सेल्स जो होंगे, ठीक है, उनमें डेब्रिस का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो सेल मरेगा, वो वहीं के वहीं रहेगा, उसका क्लियरेंस नहीं हो पाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, डिफेक्टिव क्लियरेंस ऑफ एपोप्टोसिस, एपोप्टोटिक्स डेब्रिस। ओके, ये हो गया। अब इसमें क्या चीज़ होता है, साथ ही साथ यहाँ पे लिम्फोसाइट्स वगैरह भी आ जाएंगे। ओके, लिम्फोसाइट्स आएंगे, उन लिम्फोसाइट्स क्यों आते हैं, लिम्फोसाइट्स इसलिए आते हैं ताकि वो फैगोसाइटाइज कर सके। अब यहाँ पे लिम्फोसाइट्स जो आए हैं वहाँ पे फैगोसाइटोसिस भी नहीं हो पा रहा है। ओके, तो लिम्फोसाइट्स में यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया। नेक्स्ट क्या चीज़ है, इनसफिशिएंट डिग्रेडेशन ऑफ DNA। अब वहाँ पे DNA है, ठीक है, तो DNA का भी डिग्रेडेशन ही नहीं हो पा रहा है, DNA का डिग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है, और वो जो DNA होगा ना वो न्यूट्रोफिल कंटेन करेगा, तो न्यूट्रोफिल्स भी अब वहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा, तो न्यूट्रोफिल्स वहीं पे रहने लग जाता है, मतलब एक्स्ट्रा सेलर वाले एरिया में सेल्स के बाहर जितने भी होंगे जो मरे हुए सेल्स है उसके चारों तरफ न्यूट्रोफिल्स का भी हम लोग को देखने को मिलता है, डेब्रिस। ओके, तो फ्रेंड्स इसी को हम लोग डिफेक्टिव नेक्टोसिस कहते हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग डिफेक्टिव नेटोसिस कहते हैं। ओके, नेट का मतलब क्या चीज़ होता है, न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप। ओके, और एपोप्टोसिस हो रहा है तो ऑसिस आ गया, डिफेक्टिव एपोप्टोसिस हो रहा है। ओके, तो डिफेक्टिव नेट ऑसिस ये हो गया। ओके, आखिरी क्या है, इनेट इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन। ओके, इनेट इम्यून सिस्टम क्यों एक्टिवेशन होगा, क्योंकि देखो जाहिर सा बात है ना कि यहाँ पे डेड सेल्स है, डेड सेल का क्लियरेंस ढंग से हो नहीं पा रहा है, तो क्या चीज़ होगा, ऑटो एंटीजेंस होंगे, इम्यून सिस्टम्स होगा, ठीक है, वो सभी के सभी एक्टिवेट कर देंगे। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको मालूम नहीं है कि क्या, वो सेंस नहीं कर पा रहा है, ऑटो एंटीबॉडीज़ है ना, तो वो सेंस नहीं कर पा रहा है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन साथ ही साथ एपोप्टोसिस भी यहाँ पे ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग को बहुत सारा डेड सेल ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, अब ये डेड सेल को खाने के लिए फैगोसाइटोसिस भी हो रहा है, तो फैगोसाइटोसिस भी डिफेक्टिव हो पा रहा है, मतलब वहाँ लिम्फोसाइट्स तो आ रहे हैं लेकिन बेचारे वो भी ढंग से फैगोसाइटाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे इनेट इम्यून सिस्टम जो होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इनेट इम्यून सिस्टम में हमारा क्या आ गया, T सेल्स, B सेल्स, तो ये सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, तो ये था। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं पैथोजेनेसिस, कंटिन्यू है ये चीज़, ये आपको एक्सप्लेनेशन के लिए है। ओके, तो सबसे पहले याद रखना पैथोजेनेसिस पाथवे में हम लोग देखेंगे क्या कि इसका कुछ साइटोकाइंस जो होता है, ठीक है, वो इन्फ्लेमेशन होगा तो साइटोकाइंस तो रिलीज़ होगा ही। ओके, तो कुछ इसका की साइटोकाइंस होता है, की पैथोजेनिक साइटोकाइन, जो कि सिर्फ और सिर्फ SLE में ही मिलता है, इसीलिए हम लोग इसको की पैथोजेनिक साइटोकाइन कहते हैं। ओके, तो जो की पैथोजेनिक साइटोकाइन जो है वो है हमारा IFN अल्फ़ा, ये याद रखना। ओके, हम लोगों ने IFN बीटा के बारे में पढ़ा था, बीटा जो था वो फाइब्रोब्लास्ट बना रहा था, आपको याद होगा सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में। ओके, IFN गामा जो था ये भी हम लोगों ने देखा था, ये किस में था, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में था। यहाँ पे कौन सा एक्टिवेट हो रहा है, IFN अल्फ़ा। ओके, IFN अल्फ़ा को हम लोग टाइप 1 इंटरफेरॉन भी कहते हैं। ओके, ये क्या करेगा, IFN अल्फ़ा ये अपरेगुलेशन ऑफ जीन्स कराएगा। अपरेगुलेशन ऑफ जीन का मतलब क्या है, जो IFN अल्फ़ा जो होगा वो अपरेगुलेट करेगा हमारा माइलॉइड डेंड्राइटिक सेल्स, MDC जो है वो है हमारे माइलॉइड डेंड्राइटिक सेल्स। ओके, अब ये एक्टिवेट हो गया, डेंड्राइटिक सेल्स एक्टिवेट हो गए, ठीक है। ये क्यों एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि हमारा पहले तो डेड सेल्स था। ओके, डेड सेल्स ने क्या किया, IFN अल्फ़ा को एक्टिवेट किया, साइटोकाइंस रिलीज हुआ, मेजर साइटोकाइंस कौन सा है, IFN अल्फ़ा। ओके, IFN अल्फ़ा यानी साइटोकाइन क्या करेगा, माइलॉइड डेंड्राइटिक सेल्स को अपरेगुलेट करेगा। अब
माइलॉइड डेंड्राइटिक सेल का काम क्या है? माइलॉइड डेंड्राइटिक सेल का काम है कि वो एंटीजन को टी सेल्स को प्रेजेंट करे। ओके, तो एंटीजन क्या है? डेड सेल्स। ओके, डेड सेल्स जो होंगे वो टी सेल्स को जाएंगे। तो साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है ना कि टी सेल्स का भी एक्टिवेशन हो जाता है। ओके, अब देखो टी सेल्स जो होंगे वो 3 पाथवे से एक्टिवेट होते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा, TH1, TH2, TH17। यहाँ SLE में TH2 प्रीडोमिनेंट है। ओके, TH2 यहाँ पे प्रीडोमिनेंट है 3 पाथवे में से। ओके, हम लोगों ने इससे पहले देखा था रूमेटॉइड अर्थराइटिस में TH17 जो था वो प्रीडोमिनेंट था। ओके, अब जो TH2 मोस्टली क्या होता है? मोस्टली TH2 वो एक्टिवेट करता है इंटरल्यूकिन 4, 5, 10 और 13। इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इंटरल्यूकिन 4 है। ओके, इंटरल्यूकिन 4 ये एक्टिवेट हो गया। अब क्या हो गया कि अब टी सेल्स के बाद अब बी सेल्स एक्टिवेट होंगे, तो इंटरल्यूकिन 4 मोस्टली, मतलब ये सारे, ओके, 4, 5, 10, 13, इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 ये क्या करता है ना, ये एक्टिवेट करता है बी सेल्स को, सेकेंडरली एक्टिवेट करता है। प्राइमरी कौन एक्टिवेट हुआ था? प्राइमरी INF अल्फा एक्टिवेट हुआ था जो कि टी सेल्स को एक्टिव कर रहा था, उसके बाद सेकेंडरली बी सेल्स एक्टिवेट हो गए। ओके, तो अब ये क्या होगा, ये एंटीबॉडीज़ को इंक्रीज़ करेगा। जो एंटीबॉडीज़ जो हमारा है यही ऑटो एंटीबॉडी है, वो बढ़ाएगा। ठीक है, एंटीबॉडीज़ वगैरह बढ़ने लग जाएंगे। अब क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। इम्यून कॉम्प्लेक्स जो होगा वो अब डिपॉजिट होने लगा जहाँ तहाँ, अलग अलग ऑर्गन्स पे ये डिपॉजिट होने लगता है। अगर ये ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो गया तो वैस्कुलाइटिस कहलाएगा। जॉइंट्स में अगर ये इम्यून कॉम्प्लेक्स अगर डिपॉजिट हो गया तो आर्थराइटिस कहलाता है। ओके, और ग्लोमेरुलस में अगर ये डिपॉजिट हो गया तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाता है। ओके, तो ये था हमारा पैथोजेनेसिस। ये हम लोग को पता चल गया क्या कि इस तरीके से इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन। SLE जो मोस्टली जो है ये इम्यून कॉम्प्लेक्स का ही डिपोजिशन के बारे में है। और कुछ हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टार मार्क किया था बी सेल्स के बारे में। ठीक है, तो बी सेल्स का जो एक्टिवेशन, जैसे टी सेल्स का एक्टिवेशन हमने देखा कि 3 पाथवे होता था, TH1, TH2, TH17। ओके, यहाँ पे जो बी सेल्स होंगे, बी सेल्स का जो एक्टिवेशन होता है वो भी 3 पाथवे में होता है। ओके, एक है हमारा इंटरल्यूकिन 4। इंटरल्यूकिन 4 मैंने आपको बताया ये मोस्ट कॉमन होता है। ओके, इंटरल्यूकिन 4 TH2 से एक्टिवेट होता है। इंटरल्यूकिन 4 सेकेंडली जो होता है मोस्ट कॉमनली बी सेल्स को एक्टिवेट करता है। तो एक तो हमारा इंटरल्यूकिन 4 हो गया, मतलब ये सारे कर रहे हैं। ओके, 4, 5, 10 और 13 कर रहा है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है वो इंटरल्यूकिन 4 होता है। ओके, और साथ ही साथ इंटरल्यूकिन 12, 21, देखो ये तो बहुत ही आसान है याद करने में, 1, 2, 2, 1 ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरल्यूकिन 12, 21 हो गया। और साथ ही साथ CD4, यहाँ पे 4 है, इंटरल्यूकिन 4 है तो एक 0 लगा दो, तो CD40 लाइगेंड और CD40 इंटरैक्शन। देखो क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये 40 लाइगेंड, 40 लाइगेंड और 40 जो होता है ये रिसेप्टर होता है, ये आपस में इंटरैक्ट करके बी सेल्स बनाते हैं। ओके, तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभार डिफेक्टिव केसेस में क्या होता है, जो CD40 लाइगेंड होता है ना वो डायरेक्टली बी सेल्स के साथ जुड़ जाता है। ओके, डायरेक्टली, तो बी सेल्स के साथ ये डायरेक्टली जुड़ गया तो इनका इंटरैक्शन नहीं हो पाता है कभी कभार डिफेक्टिव केसेस में। लेकिन ये जो बी सेल्स का एक्टिवेशन अगर करना है तो CD40 लाइगेंड और CD40 का इंटरैक्शन होना चाहिए। ओके, तो ये फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट हुआ पैथोजेनेसिस ऑफ SLE। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंटीबॉडीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनोलॉजिकल बेसिस के लिए। ओके, SLE के डिटेक्शन के लिए।